नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की इस बड़ी खबर के साथ, जहां झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई अहम बैठक में पार्टी ने निर्णय लिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों राज्यसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बैठक में पार्टी नेताओं के बीच रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है और इस पर सहमति बनी कि संगठन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दोनों सीटों पर दावेदारी पेश करने के फैसले के बाद राजनीतिक हलचल अब काफी तेज हो गई है, क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें कि बीते दिन कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच कलह शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्योंकि देखिए, एक तरफ कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास पर हुई है बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि जेएमएम भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी। तो जिस तरीके से दोनों के बीच में कलह की तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि अब कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जिस तरीके से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जाती नजर आ रही है, क्या ये कलह और भी ज्यादा बढ़ चुका है? क्योंकि आपको ये बता दें कि राज्यसभा सीटों को लेकर दोनों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करने का एक बड़ा ऐलान भी कर दिया, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ जेएमएम। तो यहां पर दोनों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी कामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कामेश्वर, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? एक तरफ क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया था कामेश, और दूसरी तरफ आप देखिए जेएमएम का भी ये बड़ा ऐलान सामने आया। अब क्या लगता है, कुछ ज्यादा ही कलह मची हुई है दोनों में? प्रगति जिस तरह से झारखंड में दो सीटों के लिए चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर जो है लंबे समय से जो है लुका छिपी का खेल चल रहा था। एक तरह से कहा जाए तो कुछ दिन पहले झारखंड के जो कांग्रेस प्रभारी है के राजू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सहमति बनाने के प्रयास पर जो है एक सीट पर कांग्रेस और बिल्कुल कामेश, क्योंकि तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है, दूसरी तरफ जेएमएम भी मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान करती नजर आई है। तो कहीं ना कहीं सवाल कई सारे हैं कि क्या कलह कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? क्या अब दोनों ही पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि सवाल कई सारे हैं राज्यसभा सीटों को लेकर। अब ये जो दावेदारी पेश हुई है उसे लेकर भी एक कलह की तस्वीरें जो हैं झारखंड में इस वक्त हूबहू सामने आती नजर आ रही हैं। संगठन यह निर्णय लेती है कि वह दो सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी की जो दबाव है उस पर दो सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। राज्यसभा की दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहिए चुनाव। मैंने कहा कि पार्टी की जो दबाव है, पार्टी संगठन का जो दबाव है, उस आधार पर हम लोग अधिकृत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी को कि भाई विचार होना चाहिए कि दोनों सीटों पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े। जी बिल्कुल नहीं, बैठक में यह आम सहमति सर्वसम्मति से जितने मेंबर थे निर्णय लिया गया कि भाई दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा में अपनी प्रत्याशी उतारे, कि जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर उतारना चाहिए। बाकी मीटिंग में ये हुआ कि हम लोग संगठन की ओर से बातें आई है कि भाई दोनों सीटों पर राज्यसभा की चुनाव लड़ना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी उतारे। चलो। और देखिए, बिहार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना के कोचिंग संचालक फैजल खान पर केस दर्ज हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आर्म्स एक्ट के तहत फैजल खान पर केस दर्ज किया गया है। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई हुई है। दोनों गार्डों के हथियार जांच के लिए भी भेजे गए हैं। पटना के कदमकुआ थाने में ये केस दर्ज हुआ है। देखिए, ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आया जब चीजें सामने आई। खुद खान सर सामने आते हैं और ये कहते हैं कि फायरिंग हुई है। और अब देखिए, ये मामला काफी ज्यादा सवालों के घेरे में पहुंच चुका है और सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद भी कई सारे सवाल उठे। अब एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट इस वक्त ये सामने आया है कि कोचिंग संचालक फैजल खान
जो कि एक चर्चित शिक्षक हैं, उन पर केस दर्ज हुआ है। आर्म्स एक्ट के तहत फैजल खान पर केस दर्ज किया गया है। फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और दोनों गार्डों के हथियार जांच के लिए भी भेजे गए हैं। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ जुड़ गए। कुंदन जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से चीजें आप देख रहे हैं, क्योंकि फैजल खान पर भी अब केस दर्ज किया गया है। इससे पहले एक अलग तस्वीरें सामने आई थी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रगति, थोड़ी सी मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। एफआईआर का मजमून तैयार हो चुका है। कदमकुआं थाना प्रभारी ने अभी तक उस मजमून को स्वीकार नहीं किया है और यह एफआईआर प्रशासन के द्वारा दर्ज कराए जाने की बात आ रही है और उम्मीद की यह की जा रही है कि अगले आधे घंटे में थानाध्यक्ष के द्वारा इस एफआईआर को स्वीकार करके आगे अग्रसर कार्रवाई के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी का अपडेट यही है और इस अपडेट के मुताबिक जो फैजल खान के दोनों गार्ड हैं, जिनको कल पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद हिरासत में ले लिया गया है, तो इन दोनों गार्डों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि उन्होंने गोली जो चलाई है वो अपनी मर्जी से चलाई है। इसके पीछे फैजल खान या बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी शख्स का कोई दखल अंदाजी नहीं था। इन्होंने गोली उस बिना फैजल खान के इंस्ट्रक्शन के चलाई है, अपनी मर्जी से चलाई है। अब पुलिस जांच यह कर रही है कि जिस समय गोली चलाई गई इन दोनों निजी अंगरक्षकों के द्वारा, तो उस दौरान क्या वहां पर छात्रों की भीड़ थी, क्या वहां पर इलाके में कह सकते हैं सन्नाटा था, भीड़ थी, या वहां पर स्थिति क्या थी? ये तमाम बिंदुओं पर छानबीन करने के बाद प्रशासन ने एक एफआईआर का मजमून तैयार किया है। एफआईआर का मजमून अभी कदमकुआं थाना प्रभारी के पास है और उम्मीद यह की जा रही है कि थोड़ी देर में इस पर थाना प्रभारी अपनी सहमति देते हुए आगे की कार्रवाई को प्रारंभ करेंगे। प्रगति। कुंदन जी, आप ये पूरा जो सिनेरियो है उसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ देखिए खान सर खुद आए थे मीडिया के सामने, फैजल खान खुद आए थे मीडिया के सामने और ये कह रहे थे कि गोली चली है, 8 से 10 राउंड गोलियों की आवाज आई है। और देखिए दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी सामने आना, उसके बाद उनके खिलाफ केस इस तरीके से उजागर होना और कई सारे सवाल जो है इस वक्त वहां भी पनप रहे हैं और उनका भी जवाब चाहिए। क्योंकि एक तरफ उनके खुद के जो अंगरक्षक हैं, जो गार्ड हैं, वो इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं और उनका मीडिया के सामने कुछ और बात कहना। देखिए प्रगति, स्थिति को मैं थोड़ा सा संक्षेप में स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। जिस दिन की यह घटना है उस दिन बिहार पुलिस का एक रिजल्ट प्रकाशित हुआ था जिसमें 19,000 से ज्यादा अभ्यर्थी थे, वह सफल बताए गए थे और इसमें फैजल खान के जो जीएस स्टडी सेंटर है उसके 12,000 तथाकथित रूप से अभ्यर्थी सफल हुए थे। उनका सम्मान समारोह दिन के समय किया गया था, 8 बजे तक वो सम्मान समारोह चला था। ठीक इनके सामने ज्ञान बिंदु है, वहां से यह दावा किया जा रहा है कि वहां के 10,000 विद्यार्थी सफल हुए थे। दोनों जगहों पर सम्मान समारोह चला था और सम्मान समारोह समाप्त होने के बाद अभिषेक और गौरव अपने कुछ मित्रों के साथ खान स्टडी सेंटर पहुंचते हैं, उनके पोस्टर को फाड़ते हैं, गार्ड के साथ मारपिटाई की जाती है। उसके बाद खान सर को इस बात की सूचना दी जाती है कि ज्ञान बिंदु के लोगों ने हमला किया था और गोलियां चलाई थी। अब उसके आधार पर फैजल खान ने पुलिस को जानकारी दी है और इस जानकारी के बाद सबसे अहम बात यह है कि गोली चलने की जानकारी कहीं ना कहीं फैजल खान ने ही पुलिस को दी थी। अब ये जानकारी का अभाव कह लें या जानबूझकर जानकारी को छुपाने की कोशिश की गई है कि वह गोली किसके द्वारा चलाई गई है। अब पुलिस तफ्तीश में यह बात निकलकर सामने आई है कि गोलियां पुलिस फैजल खान के निजी अंगरक्षकों के द्वारा चलाई गई हैं, तो पुलिस के तफ्तीश की दिशा बदलती है। और अब अगर फैजल खान को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो संभावना इस बात की भी है कि उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो कह यह सकते हैं कि दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई जो है वो खुलकर सड़क पर आ चुकी है और अब कहीं ना कहीं एक तरीके से इसने राजनीतिक रूप भी ले रखा है। प्रगति। बिल्कुल, और क्योंकि आपसी विवाद की तस्वीरें ही सामने आई थी, जब पूरा चीजें हमें देखने को मिली, पूरा मामला जब मीडिया के सामने उजागर हुआ तब भी सवाल उठे थे और वहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। बच्चों का जो जमावड़ा था वहां पर नजर आया, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए और अब क्योंकि एक अलग सिनेरियो सामने आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज के बाद सामने आने के बाद एक्शन भी लिया गया है। लेकिन क्या लगता है आपको, जब फैजल खान से पूछताछ होगी किस तरीके से चीजें सामने आ सकती हैं? क्योंकि फैजल खान अभी मुख्य बिंदु हैं, उनके ही बयान, उनकी ही प्रतिक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि वो अब क्या कहते हैं इस पूरे मामले के तहत। देखिए मेरी बात
पटना के कुछ पुलिस के आला अधिकारियों से भी हुई है और वहां पर कोचिंग से जुड़े कुछ लोगों से भी हुई है। जी। अब देखें, गोली चलाने के जिस समय घटना हुई प्रगति, उस दौरान फैजल खान कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं थे, ना ही उसके कहीं आसपास थे। जी। अब इस घटना के बाद गोलियां उनके अंगरक्षकों ने किन परिस्थितियों में चलाई, किस वजह से चलाई, यह कहीं ना कहीं पुलिसिया तफ्तीश की बात है। और अगर उनके अंगरक्षक ने, जैसा कि पुलिस बता रही है कि उनके अंगरक्षकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने गोलियां अपनी मर्जी से चलाई हैं, तो इसमें फैजल खान की कहीं से भी इस मामले में संलिप्तता सामने नहीं आती है। अब अगर कहीं राजनीति होती है इन दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने कह लें कि हड़बड़ी दिखाते हुए इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की है और रोशन आनंद को गिरफ्तार किया है, तो वहीं अब फैजल खान के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक जरूर रही है। लेकिन फैजल खान के पास निकलने के तमाम रास्ते खुले हुए हैं और कहीं से भी यह स्पष्ट नहीं है कि फैजल खान के इशारे पर गोलियां चलाई गई और उन्होंने पुलिस को गलत और झूठा बयान दिया है। तो अब आगे पुलिस इसमें कैसी कार्रवाई करती है, क्या कार्रवाई करती है, जांच का विषय है और पुलिस की कार्रवाई बताएगा। पर ही नजरें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए कुंदन जी आपका। और देखिए, अब रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहां गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के भूड़ रेलवे रोड स्थित अंश होटल में युवती का शव कमरे में पंखे से लटका मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। अब आपको यह जानकारी दे दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार युवती सुंदरपुरी की रहने वाली थी और होटल में अपने परिचित युवक नदीम के साथ ठहरी हुई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रात के समय दोनों के बीच विवाद हुआ है और होटल कर्मचारियों के मुताबिक युवती ने युवक को बुलाने की बात भी कही थी, जिसके बाद कमरे का दरवाजा बंद मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक नदीम को हिरासत में लेकर पूछताछ अभी की जा रही है। थाना विजयनगर पर एक होटल के कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि उसके यहाँ एक युवती ने आत्महत्या कर ली है उसके कमरे में। तत्काल मौके पर थाना विजयनगर की पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे से शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्रथम दृष्टया युवती द्वारा आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। वह शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रकरण में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने हेतु एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और वहीं मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के डूंगर गांव में दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में तनाव और चर्चा का माहौल बन गया है। वायरल वीडियो में भारी भीड़, अफरा तफरी और पुलिस की मौजूदगी के बीच एक व्यक्ति को कथित तौर पर हथियार लहराते हुए भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि विवाद के दौरान गोली चलाने का प्रयास भी किया गया। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये मामला सामने आया है जहां दो पक्षों में हिंसक झड़प देखने को मिली है। वो भी भूपेंद्र का भी था। हाँ, भूपेंद्र के हैं 8-10 के अंदर मुझे दिखता है। रुक करेंगे पंजाब का, जहां पंजाब के मोहाली बम ब्लास्ट मामले की जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने देवबंद कोतवाली क्षेत्र के पचीटी गांव में छापेमारी कर एक संदिग्ध युवक मोहतसिम को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको ये बता दें, जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी का नाम कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नेटवर्क में सामने आया है। आरोप है कि उसने अपने व्हाट्सएप अकाउंट से संबंधित तकनीकी जानकारी और ओटीपी विदेशी हैंडलरों को उपलब्ध कराए थे। छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अन्य सामग्री भी बरामद हुई है, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। और अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उज्जैन में जमीन दिलाने और सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर बेरोजगार
युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में महतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी बालू सिंह बानिया को गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी अखिल भारतीय गुजराती बलाई समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ महतपुर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। शिकायत दर्ज होने के बाद वो फरार हो गया था। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने उसे गोधरा से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। बालू सिंह बानिया है, जिसके खिलाफ 420 के मुकदमा उसके में दर्ज हुआ था। तो उसको एक महतपुर थाने की टीम मैडम जितेन हेड साहब ये सब जाके हमने गुजरात पुलिस के साथ कम्युनिकेट करके कोऑर्डिनेट करके उसको 31 से रात को गोधरा गुजरात में उसको पकड़ लिया था। तो फरार था 2 महीने में, और उसको 1 तारीख की हमने अरेस्ट किया है और उसको 2 दिन के पुलिस रिमांड में यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया है। देश के प्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर ने गुरुवार को उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दरबार में भस्म आरती में भाग लिया और विधि विधान से दर्शन पूजन भी किए। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उनका स्वागत और सम्मान किया गया। दर्शन के बाद भावुक हुए कैलाश खेर ने यह कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि महाकाल केवल उज्जैन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के राजा हैं और उनकी कृपा से भक्तों का जीवन सफल हो जाता है। जय श्री महाकाल। एक बार जो महाकाल के द्वार पे आ जाए, जन्म जन्म के विघ्न पाप से मुक्ति पा जाए। ये ऐसा प्रांगण है, ये ऐसी खंड है, ये ऐसी धरती है उज्जैनी नगरी, जो जहाँ के राजा हमारे महाकालेश्वर हैं, जहाँ के ब्रह्मांड के महाराजा हैं। और यदि यहाँ के दर्शन भर हो जाएं, भस्म आरती के दर्शन हो जाएं, तो तब तो आप विशेष अनुकंपा आपके ऊपर ईश्वरीय है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रांची नगर निगम की ओर से मलांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव, मेयर रोशनी खलखो, उप महापौर नीरज कुमार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने वृक्षों के महत्व और स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने पौधारोपण कर हरित रांची के निर्माण का संकल्प भी लिया है। कहने को आज पर्यावरण दिवस है कहा है, लेकिन पर्यावरण अपने जीवन में उतारना और पर्यावरण को जीना, यही आज का दिन सिखलाता है हमें कि कैसे सिर्फ पर्यावरण दिवस एक दिन का त्यौहार नहीं है, एक दिन का दिन नहीं है। इसे अपने जीवन में उतार के हर रोज करने की आवश्यकता है। हमारी दादी हमें छोटे में कहा करती थी कि जब भी रथ मेला होगा रोशनी, तो उस दिन एक पेड़ लगाना है। और ये सदियों से परंपरा चलते आई हुई आदिवासी कल्चर में आप देखिएगा कि जिस दिन भी रथ यात्रा हुई है, चलती मेला होता है, उस दिन एक एक पौधा, एक एक दिन एक एक पेड़ लगाया जाता है। तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ सभी रांची राजधानी वासियों से कि आइए अपने आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे सकते हैं, कैसे सुंदर वातावरण, सुरक्षित वातावरण दे, इसके लिए हम सब मिल करके अपने और अपने प्रियजनों के नाम से एक एक पेड़ लगाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों हम एक क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी दे सके। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोग से शुरुआत करते हैं। जैसा केंद्रीय कमेटी के द्वारा कहा गया है कि 5 जून पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हालांकि हम हमारे भारत की स्थिति ऐसी कि 5 जून को गर्मी का दिन होता है। हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसे ही बरसात का आगमन होगा और हम लोग एक जगह पे हर एक वार्ड में कम से कम 20-20 हजार पेड़ लगाने का काम करेंगे। हमारी मेरा सोच है, हम लोग पूरी टीम का सोच है, सखुआ महोत्सव 1 लाख पूरे रांची वार्ड क्षेत्र में लोग सखुआ लगाने का काम करेंगे।
और वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत झारखंड में व्यापक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने रांची के धुरवा स्थित वार्ड संख्या 38 और 40 में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस अवसर पर अमर कुमार बाउरी ने यह कहा कि तेजी से हो रही पेड़ों की कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है, जिसे संतुलित करने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पर्यावरण दिवस जल जंगल जमीन की बातें करता है, याद कराता है। हम झारखंड के लोग हैं और जल जंगल जमीन से हमारी सबसे ज़्यादा सहचार्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस क्लाइमेट चेंज और इस दुनिया के जो विकसित हो रही है उसमें जो विकट एक परिस्थिति है, ग्लोबल चेंजिंग जो कहता है, और जो मौसम में परिवर्तन है, तो उन्होंने जब से प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया है तब से उन्होंने लगातार एक रचनात्मक कार्य के तहत अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है एक पेड़ मां के नाम, यह अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। और इस दिवस से आज से लेकर के 21 तारीख तक हम 2 लाख से ज़्यादा पेड़ इसे झारखंड प्रदेश में लगाने वाले हैं। जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह जनपद गोरखपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। अब आपको ये बता दें कि इस दौरान सांसद रवि किशन और भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाकर लोगों को जागरूक किया। सांसद रवि किशन ने यह कहा कि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है और ये अभियान केवल पौधारोपण नहीं बल्कि मां के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल सफलतम पूरा देश, पूरी भारतीय जनता पार्टी के 14 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता मना रहे हैं। ये तारीख आज से शुरू होगी, 21 जून तक, योग दिवस तक चलेगी। ये कभी हो नहीं सकता था इस भारत में पिछली कांग्रेस की सरकार में। तो आज हम लोग मन से उत्साहित होके, और सौभाग्य देखिए कि आज पूज्य महाराज जी का जन्मदिन भी है। पर्यावरण का दिवस शुरू होते पौधारोपण के साथ ऐसे नेता का, ऐसे संत का, ऐसे पीठाधीश्वर का जन्मदिन है जिन्होंने पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक मुख्यमंत्री के रूप में, कानून व्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश, एक बीमारू प्रदेश को ऊंचाई पर लाना, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जाना, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल किया। और वहीं शिमला में नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से शिमला में पुलिस विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। चिट्टा को ना जिंदगी को हां थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह से भाग भी लिया है। मैराथन को राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतियोगिता 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के 2 रूटों पर आयोजित की गई। विशेष बच्चों की दौड़ कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भी रही, जिसे लोगों ने खूब सराहा है। अपने से शुरुआत करें, लक्ष्य तक पहुंचना तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। ऐसा संभव हो सकता है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ, सेंसस की आपने बात की, 1 जून से लेकर के जो 15 जून तक सरकार ने एक समय रखा है सेल्फ मेंबरशिप के लिए, तो उसके लिए अपने जो उसको रजिस्टर कराना चाहिए और सत्यापन कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी आधार पर जो देश की प्रगति को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप भी इस चीज को नहीं, हम सब मिल करके इस सेंसस को आगे बढ़ाने का। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।